साथियों, जब भी किसी नवजात शिशु का जन्म होता है तो उसके पेरेंट्स आते हैं और जन्म कुंडली बनवाते हैं और उसके ग्रह नक्षत्र पूछते हैं और साधारण रूप से उनकी जिज्ञासा होती है कि जातक का नाम कौन से अक्षर से शुरू होगा। तो यहाँ पर हम जिस भी ज्योतिष की पद्धति को फॉलो करते हैं उसके हिसाब से उसके ग्रह नक्षत्रों के फल बता देते हैं। और अब रहा नाम का सवाल, तो यह कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र में हर नक्षत्र के चरण के लिए नामाक्षर प्रचलित हैं और उन्हीं के अनुसार हम अक्सर नाम सजेस्ट कर देते हैं। नक्षत्र के अनुसार इन नामाक्षरों का अपना एक वैज्ञानिक महत्व है। अब इस वैज्ञानिक महत्व के आधार की बात हम आज यहाँ पर नहीं करेंगे, यह एक अलग विषय है। आज का विषय इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आज उसी पर बात करेंगे। यूं तो वर्तमान समय में नामकरण का कोई विशेष महत्व नहीं रह गया है। अक्सर माता पिता के सपनों की एक उड़ान होती है और शिशु जब गर्भस्थ रहता है तभी उसका नाम सोच लिया जाता है कि लड़की हुई तो ये नाम रखेंगे, लड़का हुआ तो यह नाम रखेंगे। तो यह भी ठीक है, माता पिता हैं तो अपनी इच्छाओं को पूर्ण करें, यह उनका अधिकार है और इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। तो आज हम यहाँ पर जिस तरीके की बात करने जा रहे हैं कि नामकरण किस तरह करना चाहिए, तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जीवन को आसान गति से आगे बढ़ाने में सहायक होता है। अब जिन लोगों के नाम पहले से ही रख लिए गए हैं उनमें सुधार तो संभव नहीं है, क्योंकि आजकल आधार कार्ड, पैन कार्ड, एजुकेशनल डिग्रीज, इनकी वजह से यह संभव नहीं हो पाता। फिर भी जितना हो सके उसमें सुधार किया जा सकता है। लेकिन नवजात शिशु के नामकरण में तो इसका अवश्य ही ध्यान रखा जाना चाहिए। तो जिन बच्चों की स्कूलिंग अभी शुरू हुई है वो अवश्य ही इसमें सुधार करके और उसके अनुसार अपना नाम रखेंगे तो यह बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। आप देखिए, नाम में फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम 3 का समावेश रहता है। लेकिन आजकल एक तो मिडिल नेम गायब ही हो गया है। सिर्फ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम से ही स्कूलों में भी दाखिले होते हैं और प्राय चलन में भी यही रहता है। तो यहाँ मिडिल नेम का भी एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो इस पद्धति में फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम ये तीनों ही समावेशित रहते हैं। आपने अंक शास्त्र के आधार पर कई लोगों को अपने नाम में सुधार करते देखा होगा। किसी ने डबल ए कर लिया, किसी ने डबल ओ कर लिया। इस तरह से वो अंक शास्त्र के आधार पर वांछित संख्या पाने के लिए नामों में सुधार करते रहते हैं। अब अंक शास्त्र हमारा विषय है नहीं, तो इस पर तो हम कुछ भी टिप्पणी नहीं करेंगे। हमारे पहले के किसी वीडियो में हम राजयोग के त्रिकोणों का जिक्र कर चुके हैं। आप में से जो भी नियमित दर्शक हैं उनको वो अवश्य ही ध्यान में होगा। तो यहाँ जो हम तरीका आपको बताने जा रहे हैं, उन राजयोग के त्रिकोणों का इफेक्ट आप नामकरण द्वारा भी ले सकते हैं। आपको यह भी अच्छी तरह से मालूम है कि ऊर्जा का संचार त्रिकोण में होता है। ये त्रिकोण जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखिए, इसीलिए हमारे यहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों की कल्पना की गई। अब हम सोच सकते हैं कि 3 भगवानों की क्या जरूरत है, एक से ही काम चल जाता, 2 से ही काम चल जाता। पर 3 हैं और 3 हैं तो 4 भी हो सकते थे। लेकिन नहीं, यह 4 नहीं चलेगा, ये 3 ही बहुत महत्वपूर्ण है यदि आपने ध्यान दिया हो। क्योंकि इन तीनों का इस सृष्टि के अनवरत चलते रहने में, इस सृष्टि के विकास में अति महत्वपूर्ण योग है। जैसे हमारे यहाँ ब्रह्मा जी को सृजन का दायित्व दिया गया है, यानी वो उत्पत्ति करते हैं, और भगवान विष्णु को उनके पालन का दायित्व सौंपा गया है। अब मान लीजिए ये सिर्फ 2 ही होते, ब्रह्मा और विष्णु, तो उत्पत्ति रहती ब्रह्मा जी के द्वारा और विष्णु जी उनका पालन करते रहते,
तो सोचिए इस पृथ्वी पर कितने जीव होते। शायद आज तक तो पांव रखने की जगह भी नहीं मिल पाती। तो ये दो हिस्से हैं इस त्रिकोण के, ब्रह्मा और विष्णु, और इन दो हिस्सों से त्रिकोण पूरा नहीं होता। तो तीसरा और अंतिम त्रिकोण का हिस्सा महेश है, यानी भोलेनाथ। भोलेनाथ यानी कालों के महाकाल, जो ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न और विष्णु द्वारा पालित सृष्टि का जड़मूल से विनाश कर डालते हैं। और देखिए, विनाशक शक्ति होने के बावजूद भी सबसे ज्यादा आराधक और भक्त आपको शिव के ही मिलेंगे, क्योंकि शिव ही इस त्रिकोण को पूरा करते हैं और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इस त्रिकोण में ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं और तीनों के अलग अलग काम हैं और विरोधाभास दिखाई देता है, लेकिन विरोधाभास है नहीं, तीनों महत्वपूर्ण हैं। यदि इन तीनों में से एक ना हो तो बाकी दोनों बेकार हो जाते हैं। अब ज्योतिष शास्त्र में 12 भाव हैं और 12 ही राशियां हैं। यहाँ हमारी बात को समझने के लिए आप काल पुरुष की कुंडली को ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में भाव भी वही है, राशियां भी वही हैं। आपको जो राजयोग के 4 त्रिकोण पिछले वीडियोज में बताए थे, यानी प्रथम, पंचम, नवम, मेष, सिंह, धनु, ये क्षत्रिय त्रिकोण है। इसी प्रकार वृष, कन्या, मकर, ये वैश्य त्रिकोण होगा। मिथुन, तुला और कुंभ, ये शूद्र त्रिकोण होगा। और कर्क, वृश्चिक, मीन, ये ब्राह्मण त्रिकोण होगा। ये 4 त्रिकोण महत्वपूर्ण हैं। अब इनमें से यदि आप किसी त्रिकोण का सही अनुसरण करते हैं तो उस दिशा में जीवन सहज गति से आगे बढ़ता जाता है। अब यहाँ पर व्यवहारिक रूप से समझने के लिए आप एक सिंह लगन की कुंडली का ध्यान कीजिए और आपको इसके द्वारा सारा कंसेप्ट समझ में आ जाए। अब इस कुंडली में चंद्रमा सतविसा नक्षत्र के द्वितीय चरण में बैठा है। जो कुंडली आप देख पा रहे हैं, इसमें आप चंद्रमा की और नक्षत्र की स्थिति देखिए। तो इस वजह से यह कुंभ राशि में है और सतविसा नक्षत्र के चारों ही चरण कुंभ राशि में आते हैं, इसलिए यहाँ पर राशि कुंभ ही होगी। और इस अनुसार इस जातक का नाम गा, सा, सी, सु अक्षरों से नक्षत्र चरण अनुसार क्रम से होगा। अब यहाँ पर नक्षत्र चरण के अनुसार इस जातक का नाम सा से शुरू होना चाहिए, पर ठीक है, आप इन चारों अक्षरों में कोई सा भी नाम ले सकते हैं। क्योंकि ये चारों ही चरण एक ही नक्षत्र में आते हैं, तो आप जी और एस इससे नाम रख सकते हैं। यहाँ पर हम चरण अनुसार छोड़ देते हैं और राशि अनुसार जातक का नाम रख लेते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए हम सा से रखते हैं, तो इस जातक का जो फर्स्ट नेम है वो मान लीजिए सागर रख लिया। अब इसके बाद में जो मिडिल नेम है वो आपको शूद्र त्रिकोण की अगली राशि यानी मिथुन राशि से रखना है, यानी जो मिथुन राशि से नाम शुरू होता हो। तो मिडिल नेम इसका कैसे रख लीजिए, के, इंग्लिश का के अक्षर। अब के से मान लीजिए हमने कुमार रख लिया। अब आपके पास सागर, कुमार यानी कुंभ और मिथुन, ये 2 सिरे हो गए। अब त्रिकोण का तीसरा हिस्सा शूद्र त्रिकोण में तुला से पूरा होगा, तो जो लास्ट नेम है उसको पूरा करने के लिए तुला राशि का कोई अक्षर चाहिए। अब आप जानते हैं कि तुला राशि में मुख्यतः आर और टी यानी र और तय, ये 2 प्रमुखता से आते हैं। अब मान लीजिए जातक का सरनेम तेवतिया है या रामपुरिया है या इन्हीं दोनों अक्षरों से शुरू होने वाला कोई सरनेम है, तब तो बहुत अच्छी बात है। अब इस जातक का नाम सागर कुमार तेवतिया हो गया तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर शूद्र त्रिकोण इसी के नाम में संपूर्णता प्राप्त कर लेता है। शूद्र त्रिकोण के एनर्जी फ्लो में किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आएगा, जीवन बहुत सुगमता से चलेगा, वो अपने लक्ष्य की तरफ बहुत सुगमता से बढ़ेगा। और इसी की जगह यदि हम मिडिल नेम में या लास्ट नेम में किसी अन्य त्रिकोण का कोई अक्षर ले लेते हैं तो वह ऑब्स्ट्रक्शन ही पैदा करेगा। इस जातक का नाम यदि हमने सागरमल मोतियानी रख दिया तो प्रथम अक्षर से कुंभ राशि मिल गई सागर से, मिडिल नेम मल से सिंह राशि और लास्ट नेम मोतियानी से भी सिंह राशि ही मिलेगी। अब यहाँ पर देखिए सिंह और कुंभ दोनों एक दूसरे की परस्पर विरोधी राशियां हैं। ये ध्रुव विरोधी होने के कारण
जीवन में वो सुगमता नहीं रहने देंगी, क्योंकि सिंह सूर्य की राशि है और कुंभ शनि की राशि है। इनमें टकराव तो होगा ही, यानी जीवन में कुछ न कुछ झंझावात लगे रहेंगे। अब आप राशि अनुसार मान लीजिए नाम नहीं भी रखना चाहें तो भी यहाँ पर जो आपका पहला नाम है वो जिस त्रिकोण का हिस्सा है, बाकी के दोनों नाम यानी मिडिल और लास्ट नाम आप उसी से संबंध रखें। यानी जो भी पहला नाम है उसके बाद मिडिल और लास्ट, इन दोनों को पहले वाली राशि से ही मैचिंग करती हुए रखें तो जीवन में एक सहजता व्याप्त रहती है। जो लोग कहते हैं कि नाम में क्या रखा है, तो मेरा कहना यह है कि नाम में बहुत कुछ रहस्य छिपे हुए हैं। जरा अपना कर देखिए। जीवन में इतनी बड़ी कोई उलझन भी नहीं है, बल्कि हमारी अपनी इच्छाएं ही जीवन में उलझाव पैदा करती हैं। सुगमता से जीवन चले, यही हर व्यक्ति की आकांक्षा रहती है। आप इसको प्रयोग में लीजिए। पहले से ही आपका कोई नाम है और उसमें पॉसिबली कुछ सुधार हो सकता है, तो आप उसी अनुसार उसमें चेंज कर सकते हैं। और नए नामकरण के लिए तो आप निश्चित ही इस फार्मूले को उपयोग में लें, बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। और हमेशा नाम के साथ फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम का उपयोग करें। यह जीवन में बहुत सुचारू रूप से आगे बढ़ने में मदद करता है। तो आज के विषय को यहीं विराम देते हैं और अगली बार आपसे मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।